अच्छा, आपने इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, जो क्वेश्चन करवा दिए हैं ना फाइनल अकाउंट के, और वो आप एक दफा कंपेयर कर लेना। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने अब 1 बाय 1 डेली बेस पे करते रहना है। अब कल क्वेश्चन हमारा 8 हुआ था या 7, 6 रह गया है, तो आपका जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 6 तो आपने करना है, और ये चीजें चाहे यहाँ पर ही सीख लें। पहले हम इसका पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज भी कर लेंगे। एमसीक्यूज में बेसिकली एडजस्टमेंट ही है सारी, कुछ एडजस्टमेंट हमने कर ली है और जो रह गई है वो वहां पर कवर हो जाए। मेन 2-4 नंबरों की बात है जो यहां से थोड़े से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बात हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बुक का नाम है जिसके अंदर एसओसीआई, एसओएफपी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने से मुराद यह है कि स्टेक होल्डर को दे दिया जाता है। अब स्टेक होल्डर, ये तो आपने I2B में लफ्ज पढ़ा होगा। स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी किस्म का। अब वो कहते हैं अवेलेबल फॉर द रिव्यू। रिव्यू से क्या मुराद है कि अगर उन्होंने कोई डील करनी है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रीडिंग कर लें। फॉर एक्सटर्नल शेयर होल्डर, ऑनर, लैंडर, सप्लायर, कस्टमर who use it to evaluate the financial performance, financial position, liquidity and cash flow। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है एसओसीआई, इनकम और एक्सपेंस। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, और कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। कैश, लिक्विडिटी और कैश फ्लो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बनती है, उससे पता चलता है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रीडिंग से या रिव्यू से हमें क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस का, पोजीशन का, लिक्विडिटी का। और लिक्विडिटी बेसिकली कैश पोजीशन को कहते हैं कि हम किस पोजीशन पर है, हमारे पास कैश है पेमेंट के लिए या नहीं है। द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व द प्रोसेस एग्रीगेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड, कहते हैं ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट को एग्रीगेट करके, इकट्ठा करके फिर हम बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट डबल एंट्री इफेक्ट ऑफ द ईयर एंड एडजस्टमेंट। वो खुद कह रहा है कि जो आपने ईयर एंड की एडजस्टमेंट करनी है ना, उसके ऊपर कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2 इफेक्ट होने चाहिए। एज अपोज्ड टू द बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। एज अपोज्ड क्या मतलब है? क्या बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस में चीज है उसके भी 2 इफेक्ट होंगे? नहीं, उसका सिंगल इफेक्ट होता है, क्योंकि एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो चुका होता है। विच ऑलरेडी द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री ऑफ। अब प्रिपरेशन के अंदर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट लेना है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल एंट्री हो चुकी होती है उसकी। Statement of financial position is the snapshot of the entity's position at a point in time। ये point in time का मतलब क्या होता है? उस दिन के लिए। ये एक टाइम, एक दिन की बात हो रही है, एक डेट की बात हो रही है। That and list, किसकी लिस्ट होती है? Assets, liabilities, equity of the particular period, date। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको याद होगा एक इसके अंदर एसओपीएल होता है और एक होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन हमारे सिलेबस में ओसीआई है नहीं, सिर्फ एसओपीएल है। लेकिन एसओसीआई के अंदर दोनों चीजें हैं। एसओसीआई बराबर होता है एसओपीएल प्लस ओसीआई। हमारे सिलेबस में इतना है, लेकिन एसओसीआई का ओसीआई भी पार्ट है। Profit and loss show the financial result of the period summarizing income earned, expenses incurred during that particular period। And adjusted trial balance, ये आप definition आ सकती है आपको, is the comprehensive list of the journal ledger accounts balance at the period end, reflecting updating from the adjusting entries। Adjusted trial balance है, उसमें adjusting entry हो जाती है। एडजस्टिंग एंट्री से पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है।
एडजस्टिंग एंट्री के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। Such as accrued expense, depreciation, it provide basis for preparation of the financial statement with ease and accuracy। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाए तो फिर तो सीधा सीधा बस पोस्टिंग करनी रह जाती है। इसलिए कहते हैं अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो तो फिर काम आसान हो जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड नहीं होगा तो फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। प्रॉफिट या लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉ जी, ये किसकी बात होने जा रही है? इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट किन के दरमियान? अमंग द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टर्म्स सेट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, वो शरायत जो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी हुई है। दिस मे इंक्लूड एलोकेशन ऑफ सैलरी। बताओ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता था? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन दी। अभी उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा, वो भी हो सकता है। बोनस टू, वो तो सैलरी के अंदर ही कवर हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। अब दोबारा पढ़ लोगे तो बातें आगे बढ़ते हैं। फिर IS1, IS1 बेसिकली किसका है? प्रेजेंटेशन ऑफ। ये हमें वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके तहत हमने किस तरह से प्रेजेंट करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है प्रिस्क्राइब द बेसिस, किसकी बेसिस? फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंश्योर, बल्कि बाद में इंश्योर से बदले, पहले तो इसका मतलब बताता हूं। कहता है जो प्रेजेंटेशन हमें IS1 गाइड करता है कि आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना जर्नल पब्लिक के लिए, जर्नल पर्पस के लिए, तो आपने ये फॉर्मेट रखना है। अब ये जर्नल और स्पेसिफिक में फर्क क्या? जर्नल जैसे हमने जाओ ना स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलोगे ना, वो आपको दे देंगे। ये जर्नल थी या स्पेसिफिक थी? ये जर्नल है। एक होती स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या मुराद है? आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो बैंक कहता है यार मुझे ना ये वाली चीजें पहले दिखाओ, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो स्पेसिफिक होगी। FBR हमें कहता है यार मुझे टैक्स की वर्किंग चेक करके दिखाओ, उसको जो बनाकर दिखाएंगे स्पेसिफिक होगी। एक होता है जर्नल ओवरऑल, कोई भी आकर देखे। तो ये जो हम बनाते हैं ना और जो हम पढ़ते हैं ये जर्नल पब्लिक होती है। ये कोई भी बंदा वहां जाके स्टेटमेंट जाकर देख सकता है। तो IS1 हमें स्पेसिफिकली गाइड नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है? जर्नल पर्पस के लिए, ताकि क्या हो? कंपेरेबिलिटी बोथ विद द एंटिटी ऑफ द प्रीवियस पीरियड एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटी। कहता है वो इसलिए हमें गाइड करता है, सारी कंपनीज एक जैसी बनाएगी, उससे हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले साल से और अपनी जैसी एंटिटी के साथ। मिसाल के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं हमारी सेल्स कम हो रही है या ज्यादा, कैसे कंपेयर करोगे? पिछले साल से देखेंगे, पिछले साल क्या सेल थी, इस साल क्या हो। एसेट कंपेयर करने चाहते हो, पिछले साल के कितने थे, इस साल के, हो जाएगा कंपेयर। और अगर सारे लोग एक जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एक पेप्सी वाला बंदा गोरमे के साथ या गोरमे वाला बंदा कोका कोला के साथ वो क्या करेगा? अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपेयर कर लेगा, मैं कहां पर हूं वो कहां पर है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या डिफरेंट होनी चाहिए? एक जैसी होगी तो कंपेयर होगा। कहता है वो गाइड करता है ताकि कंपेयर हो सके एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस पीरियड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट सेट आउट ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंटेशन। उसने ओवरऑल रिक्वायरमेंट सेट कर दी कि आपने इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और मिनिमम ये चीजें नजर आनी चाहिए। हम ये भी तो कह सकते थे सिर्फ नेट प्रॉफिट ही लिख देते, ऐसा कर सारी इनकम प्लस सारे एक्सपेंस माइनस करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख देते, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। लेकिन IS1 कहते नहीं, कम अज कम ये चीजें नजर आना जरूरी है, कम अज कम ये वाले कंटेंट होने चाहिए, सेल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल होना चाहिए, चाहे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग जरूर हो, एडमिन एक्सपेंस की हेडिंग हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेडिंग हो। उसने कोई लिस्ट बता दिया कि कम अज कम ये चीजें होना जरूरी है। जैसे हम टोटल एसेट लिख दे तो कहता नहीं, नॉन करंट अलग बताओ,
करंट अलग बताओ, टोटल अलग बताओ। तो वो IS 1 ने हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दिया है कि आपने ये चीजें दिखाना जरूरी है। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? कहता पहली रिक्वायरमेंट है कि वो सारी वैल्यूज ना ट्रू एंड फेयर व्यू पर, जो वैल्यूज आपने लिखी हुई है, ट्रू एंड फेयर व्यू का जो असल मतलब होता है ना, एक्यूरेट और सही, एक्यूरेसी और रिलायबल भी हो, और अपनी सही हेडिंग के अंदर भी हो। नॉन करंट एसेट कहां हो? नॉन करंट की हेडिंग के अंदर। एसेट्स कहां होने चाहिए? अपने एसेट्स के अंदर। एक्सपेंस कहां होने चाहिए? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट फेयरली, पोजीशन भी, परफॉर्मेंस भी, और पोजीशन का मतलब हमारा एसेट सही जगह पर हो, लायबिलिटी सही जगह पर हो। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? इनकम और एक्सपेंस अपनी अपनी सही जगह पर भी हूं, रिलायबल भी हूं, और सही वैल्यू से भी हूं। उसे बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। कंपैरेटिव होने, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयरेबल होना, या कंपैरेटिव का मतलब यह भी होता है कि आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ अपनी पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी देनी है, ताकि इन स्टेक होल्डर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े उसे पता चले कि परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है ना, जो असल वाली जो बुक होती है, उसके अंदर 2 सालों का डाटा होता है, इस साल की सेल्स, पिछले साल की भी। तो जो कुछ इस साल का होता है वो सारा पिछले साल का भी बताया होता है, ताकि कोई भी बंदा जब उसको पढ़ने लगे तो उसे ये भी तो पता चले ना पिछले साल और इस साल परफॉर्मेंस में कितना चेंज है। तो कंपैरेटिव का क्या मतलब है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। क्या मतलब है? बिल्कुल पिछले वाला साल। शुड बी डिस्क्लोज्ड, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रोवाइड। आपको नहीं, वो आपसे ये मुखातिब है, ये ब्रैकेट आपके लिए। कहता आपको नहीं मुखातिब किया जाएगा, ये जनरल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके सवाल के अंदर, और जो बच्चे ना पेपर में अगर कंपैरेटिव आ जाए, जब थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, वो ब्रैकेट वैल्यू भी लिख देते हैं। मतलब यह है कि सवाल अगर ये आपको 2 नंबर का सवाल आ जाता रिटर्न कि कंपैरेटिव का मतलब लिखे, जो भाई साहब होते हैं बायो रटे वाले, बायो वाले नहीं, रटे वाले, हाँ चलो नहीं होते, जो बायो वाले रटे वाले नहीं होते, तो उसमें क्या करते हैं, वो जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना वो भी लिख बैठते हैं, हालांकि इसका कोई मैसेज है, ये सिंपल ये है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, अच्छा आप जरा वापस, आइडेंटिफिकेशन, वो जो हम ऊपर हेडिंग नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? पहले नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, फिर डेट, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। वो किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? पहला होता है किस रिपोर्टिंग एंटिटी की स्टेटमेंट बना रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, किस टाइम की स्टेटमेंट बना रहे हैं। वही बात कहता है ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, जो हम नाम लिखते हैं, डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड या पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट विच एवर इज अप्रोप्रिएट। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, अगर काम ही 6 महीने का करना है तो आप ये भी लिख सकते हो फॉर द 6 मंथ एंडेड, तो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे ना वो डेट लिखनी होती। फिर क्या लिखते हैं? द करेंसी इन विच द फिगर्स आर रिपोर्टेड, रुपीज का कॉलम बनाते हैं ना, पहले सेल्स के ऊपर 2 कॉलम बना देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जब आप लोग बाहर जाकर काम करोगे तो जिस मुल्क की करेंसी होगी वो करेंसी ऊपर लिखेंगे, डॉलर, पौंड, यॉन, जो भी होगा। द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन द फिगर, ये क्या कह रहे हैं? लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड, रुपीज के नीचे रुपीज एंड थाउजेंड है, मिलियन है, जो कुछ भी है वो भी आपने ऊपर लिखना है, और ये सारा आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है। तो ये आपका एमसीक्यूज यहां से बन सकता है कि आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन सी बात है, या वो ये बात लिख कर क्या गया कि क्या बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है या नहीं। पेपर में ये, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा 100 नंबर इसी चैप्टर से बन सकता है, लेकिन आई कैप की मेहरबानी या ना मेहरबानी कि वो 2 अकाउंटिंग के पेपर कर देता, जैसे मैंने फाइनल अकाउंट की 2 क्लासेस रखी हुई है, 100 उसमें से दे देता है, 100 इसमें से दे देता। अदर टाइटल,
अच्छा ये तो हो गया ना, IS1 डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट द स्टेटमेंट मस्ट बी कॉल्ड। वो ये नहीं कहता कि आप कहो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट। कहता है IS1 कहता है कि कोई भी अच्छा नाम लिख सकते हो, नॉट स्पेसिफाई व्हाट द स्टेटमेंट मस्ट बी कॉल्ड। जैसे ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पुराना नाम कौन सा बोला? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट वो कहते हैं बैलेंस शीट भी लिख दो, ठीक है, लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं है। एंड अलाउ द यूज ऑफ द अदर टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफन कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कॉल्ड इनकम। कहता है ये अलाउ है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिक्वायरमेंट एज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आगे कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है, करंट और नॉन करंट एसेट। फाइनेंशियल पोजीशन में वैसे क्या रिक्वायर्ड है? तीन चीजें, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। IS1 states that assets should be classified as current if it is satisfied any of the following criteria. Very very important। वो जालिम क्या करता है, वो कहता है ना which statement is true। एक स्टेटमेंट उठाता है चैप्टर नंबर 1 से करंट एसेट की, और एक स्टेटमेंट उठाता है यहां से और कहता है बताओ करंट एसेट की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। बंदे को यही वो याद होती है, ये याद होती है। वो कहता है एक तो ठीक है, ठीक है, वहां भी तो करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि करंट एसेट वो होगा जिसमें ये कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट या सेल या कंज्यूम इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको वो नॉर्मल अपने कामों में इस्तेमाल करता है। जैसे इन्वेंट्री हो गया, जो नॉर्मली ऑपरेशन के अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है ना, वो कहता है वो होना चाहिए। द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट। और रियलाइज द एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट से कुछ मिलना, इन्वेंट्री बेच के पैसे आएंगे, रिसीवेबल पैसे दे देगा। वो कहता है होना क्या चीज, सेल करके या कंज्यूम करके इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग। द एसेट इज हेल्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ये किसकी बात कर रहा है? इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ट्रेडिंग पर्पस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, मतलब बेचने के लिए, जिसकी आप तिजारत करते हो। द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट विद इन आफ्टर द रिपोर्टिंग 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको दो एसेट्स के बारे में बताया था जिनकी लाइफ जो मर्जी हो, वो करंट ही होते हैं, एक इन्वेंट्री और एक रिसीवेबल। उनका कोई लाइफ के साथ ताल्लुक नहीं है। अब देखना, मैं फजीला से पूछूंगा, उसको पता ही नहीं होगा मैंने क्या बताया। पता है? अच्छा चलो, मुझे महानूर को बताने दे एक बात। क्वेश्चन ये है कि वैसे तो ये कंडीशन है ना, पहली दूसरी तीसरी, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो वो करंट एसेट की डेफिनेशन में आता है। लेकिन ये जो 12 मंथ वाली बात है ना, ये डेटर्स और इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होती। डेटर्स और इन्वेंट्री जितने टाइम के लिए भी हो ना, वो किस कैटेगराइज में आते हैं? करंट एसेट में ही आते हैं। इट इज कैश या कैश इक्विवेलेंट अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड एट लीस्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कहता है इट इज कैश इक्विवेलेंट, मतलब बैंक, अनलेस एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एट लीस्ट 12 मंथ। कहता है ऐसा ना हो कम से कम 12 महीनों की वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि भाई ये इसको आपने हाथ नहीं लगाना, तो वो फिर नॉन करंट एसेट में जा सकते हैं। जैसे डिपॉजिट अकाउंट है, अगर डिपॉजिट अकाउंट मोर देन 12 मंथ के लिए है तो नॉन करंट में चला जाएगा। वो कहता है वैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब इन्वेस्टमेंट, अगर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, कहता है कैश भी आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने 2 साल इसको हाथ नहीं लगाना, वो नॉन करंट बन जाएगा, हम तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका करंट एसेट ही है। कम से कम अगर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, 12 महीने से कम रिस्ट्रिक्शन है तो फिर भी करंट है। तो अगर 12 महीने से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी तो फिर वो करंट एसेट से निकल जाएगा। आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, फॉर एग्जांपल कैश इज मनी इन अ करंट बैंक अकाउंट। An example of cash equivalent is a money held in the term of deposit account with the bank। अगर डिपॉजिट अकाउंट में चला जाए
अगर डिपॉजिट अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करंट एसेट में आएगा, अगर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है फिर वो नॉन करंट एसेट में, वो भी 12 महीनों से ज्यादा। सेविंग अकाउंट अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो करंट है, मतलब सेविंग अकाउंट आजकल बैंक ओपन कर रहे हैं ना, वो कहते हैं यार जब मर्जी पैसे आप निकलवा सकते हो, तो फिर वो करंट में आएगा। तो अगर वो कहता है आप 5 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते तो वो नॉन करंट। All other assets should be classified as this definition allow inventory and trade receivable to qualify as current asset even if they may not be realized within 12 months provided that they will be realized in the normal operating cycle। या ये ट्रेड इसकी हो रही है, यहां पर क्या लिखा हुआ है जो है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। देखिए रिसीवेबल कैसे क्रिएट होते हैं, हम उनको इन्वेंट्री बेचते हैं, तो कहते हैं ये इसके ऊपर ना ट्रेडिंग पर्पस वाली डेफिनेशन पूरी हो रही है, इसलिए इसके ऊपर 12 महीनों वाली डेफिनेशन लागू होना जरूरी नहीं है। तो ये करंट एसेट के लिए सारी कंडीशन लिखी हुई है, अगर जो शर्त इसमें से कोई अगर नहीं होगी तो फिर वो क्या बन जाएगा नॉन करंट। फिर नॉन करंट एसेट क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होगा, मतलब ट्रेडिंग का मतलब है उसको सेल नहीं करना, 12 महीनों से ज्यादा लाइफ होगी और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वो 12 महीनों के अंदर अंदर कंज्यूम या इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो नॉन करंट और कर सकते हैं तो करंट। बिल्कुल ऐसे फिर इंपॉर्टेंट करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब फिर वही बात, वो 2 लाइनें उसके पास तो ज्यादा लाइनें बन गई, वो इसको चेंज करके ना करंट की डेफिनेशन करवा सकता है। तो पहले द एंटिटी एक्सपेक्ट टू सेटल द लायबिलिटी इन रूटीन में पैसे ले रहे हैं दे रहे हैं, द लायबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ दिस मींस दैट ऑल ट्रेड पेबल आर करंट लायबिलिटी इवन इफ द सेटल इज नॉट ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये किसकी बात कर रहा है, कहते हैं ट्रेड पेबल हमारे ट्रेड पेबल ही होंगे चाहे उसका टाइम 12 महीनों से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। क्यों, क्या वजह है, क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पस में आ जाते हैं, सेल परचेज में आ जाते हैं। सेल वाला रिसीवेबल होता है ना, चाहे उनकी लाइफ 12 महीनों से ज्यादा भी हो तब भी रिसीवेबल करंट एसेट है। तो कहता है हमारे ट्रेडिंग पर्पस की डेफिनेशन उसने कही है कि चाहे टाइम 12 महीनों से ज्यादा भी होगा ट्रेड पेएबल का तो वो भी करंट लायबिलिटी होगी। क्या लोन शॉर्ट टर्म लोन है, 12 महीनों से कम टाइम है, करंट लायबिलिटी है। अगर लोन का टाइम 12 महीनों से ज्यादा होगा ना वो नॉन करंट है। तो ट्रेड पेएबल ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, लफ्ज ही ट्रेड लिखा हुआ है। अदर पेएबल है 12 महीनों से कम होंगे तो करंट, ज्यादा होंगे तो नॉन करंट। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन आफ्टर द एंड ऑफ the entity does not have the unconditional right to settle the liability for at least 12 months after the end of the reporting। कहता है एंटिटी की अगर 12 महीनों से ज्यादा टाइम के लिए वो बाउंड नहीं है, अनकंडीशनल का मतलब क्या है बाउंड, तो अगर वो 12 महीनों से ज्यादा जा सकता है तो फिर तो वो करंट नॉन करंट चला जाएगा, और काम विद इन 12 मंथ करेगा तो फिर वो कहता है the entity does not have the condition, तो उसके ऊपर कोई राइट नहीं है कि आप 12 में से ज्यादा जाओ। अगर वो कहता नहीं आपने 2 साल से पहले पे नहीं करना, 2 साल से पहले पे तो कंडीशन लग गई, अगर कंडीशन लग गई तो फिर मोर देन 12 मंथ हो गए तो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। आई इसने इलस्ट्रेशन दिया, कर लेना है लाजमी। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, जो लफ्ज ऑपरेटिंग का बार बार इस्तेमाल हो रहा था, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल है क्या, वैसे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, टाइम पीरियड जिसके दौरान, सही कह रहे हो, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ये ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पूरा साल जिसमें हमारी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, सही है। और कितने टाइम ड्यूरेशन में, 1 साल में हमारा पैसा यूज होता है,
एक एसेट जो इस्तेमाल हो रहा है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। चलो टाइम हमारे पास कम होता है इसलिए मैं ज्यादा फीडबैक नहीं ले सकता। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल का ताल्लुक होता है 4 चीजों के साथ ज्यादातर, इन्वेंट्री, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। कैश को थोड़ा निकाल दें, पीछे क्या चीज बच गई? पेएबल, रिसीवेबल और ये अदर नहीं, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। इनका एक साइकिल पूरा होता है। वो साइकिल कैसे साइकिल? मिसाल के तौर पर मैंने ये चीज खरीदी, इसको खरीदने पर मैंने पैसे दिए, परचेज किया, इन्वेंट्री है। अब मुझे ये पैसे वापस कब मिलने हैं? कैसे मिलेंगे? सेल करके। अब होता क्या है, वैसे ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे जाकर आपने खुद ही पढ़नी है, मैं वैसे बता रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा हिंट। होता यह है कि मैंने किया परचेज, ठीक है, उधार पे। क्या किया? उधार पे परचेज किया, 10 दिन की उधार पे। ओके, स्टॉक मेरे पास आ गया, स्टॉक मेरा होल्ड रहता है। होल्ड का मतलब क्या है? 5 दिन नहीं बिकता, एवरेज 5 दिन बाद बिकता है। फिर मैं सेल करता हूं 15 दिन की उधार पे। 15 दिन नहीं करते, टाइम इकट्ठा ना हो जाए, 12 दिन कर लेते हैं। 12 दिन की उधार पे। तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कवर होगा? मैंने पहली तारीख को चीजें खरीदी। किस तारीख को? पहली तारीख को। मैंने पेमेंट कब करनी है? आज या 10 तारीख को? 10 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद। मेरा स्टॉक बिका किस दिन? आज के 5 दिन बाद। कब बिका? 5 तारीख को। ऐसा ही है। मुझे पैसे कब मिलेंगे? 17 तारीख को। ऐसा ही है। मेरे पैसे आउट किस दिन होंगे? 10 तारीख को। वापस कब आएंगे? 17 तारीख को। ये जो 7 दिन है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। अब होता क्या है ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? क्यों ऐसा करते हैं? बिजनेस के अंदर हमें चाहिए होते हैं पैसे। किसको देने के लिए? सप्लायर को। समझो आपके पास कुछ भी नहीं है, जो आने हैं वही आएंगे। मैंने आज चला गया खरीदने, उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि यार मुझे कितने दिन की उधार पे मिल जाएगा? वो कहता भी 10 दिन की उधार मैं आपको दे दूंगा। मैंने 10 दिन की उधार पे मैंने अपना पिछला रिकॉर्ड देखा तो पता चला एवरेज 5 दिन बाद मेरी इन्वेंट्री सेल होती है, और जिस बंदे को सेल करता हूं वो भी 5 दिन की उधार, 15 दिन, 12 दिन की उधार मांगता है। अब मैंने आज उससे वादा करके आ गया कि मैं 10 तारीख को पे करूंगा। क्या 10 तारीख को मेरे पास पैसे आ जाएंगे? मेरे पैसे कब आएंगे? अब मैं जाऊंगा बैंक के पास, यार मुझे 7 दिन के लिए उधार दे दे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए उधार दे दे। मेरे 17 दिनों बाद पैसे आने हैं, लेकिन मैंने भी 10 दिन बाद देने। तो मैं इस गैप को पूरा करने के लिए 2 स्टेप उठाता हूं। पहला स्टेप, बैंक को कहता हूं कि यार मुझे पैसे दे दो। दूसरा स्टेप, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। मैं इनको कहता हूं कि जो जो बंदा मुझे 7 दिन पहले पैसे देगा मैं उसको इतना डिस्काउंट दे दूं। अब वो भी मैं कब ऑफर करूंगा? मैं देखूंगा बैंक मुझसे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है और मुझे डिस्काउंट कितना ऑफर करना पड़ रहा है। जिससे मुझे फायदा होगा वो ऑफर करवाऊंगा और 10 दिन बाद मैं पैसे दे दूं। और एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि सप्लायर से मिन्नत कर लो या 7 दिन और सब्र कर लो। ऐसा होता नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ही लेनी पड़ती है। तो मेन ये जो साइकिल चलता रहता है ना, मैंने पैसे देने हैं, मेरे पैसे आने हैं, ये जो लेन देन चल रहा है, खरीदना बेचना, डेटर क्रिएट होना, क्रेडिटर क्रिएट होना, ये सारा क्या कहलाता है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट। एक्विजिशन ऑफ द एसेट इसके क्या मुराद है? वो जो हमने खरीदा, फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से क्या मुराद है? उससे मुझे जो बेनिफिट मिलना है इन कैश या कैश इक्विवेलेंट। जिस दिन खरीदा और जिस दिन मुझे उससे फायदा मिला, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं?
operating cycle, when the entity normal operating cycle is not clearly identified, it is assumed to be 12 month. कहता है जिसका ये सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये है कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने बताया है आपको, ये है पूरा ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है आप कोई एसेट खरीदो, कोई इन्वेंट्री खरीदो, कोई रिसीवेबल, कहता है अगर टाइम पीरियड बता दिया है ना तो फिर तो वही होगा, और अगर टाइम पीरियड नहीं बताएगा तो फिर हम उसको क्या कितना कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर 12 महीने से ऊपर चला गया वो तो चला ही जाएगा नॉन करंट में। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन कहां पर लिखा हुआ मिला में, करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में। तो कहता है अगर टाइम पीरियड गिवन है तो ठीक है, वरना कितना होगा, और दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द केस। कहता मोस्टली 12 महीने ही समझे जाते हैं। उसके बाद आ गया मिनिमम फेस आइटम्स। बस हो गई, कितने पेज हो गए चेक करो, कोई हाल। अच्छा ये लास्ट ये पेज पूरा कर लें, बस थोड़ा सा रह गया, और ये आपको आता है बस बताना है, ये जितनी बातें हैं हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अच्छा ये सुने, मिनिमम फेस आइटम्स का मतलब सुन ले। मिनिमम फेस आइटम का मतलब होता है कि कम से कम ये चीजें इस हेडिंग के अंदर नजर आनी चाहिए। IAS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ आइटम एज अ मिनिमम मस्ट बी शोन ऑन द फेस। अपना नीचे ऑफिस में ले चले मैं आपको। फाइनेंशियल पोजीशन एज अ लाइन आइटम। अच्छा इसको बोलते क्या है, लाइन आइटम। PPE लिखा, फिर हमने लिख दिया जी व्हीकल लिखा सपोज, फिर हमने लिखा जी कैश, इसे क्या बोलते हैं, लाइन आइटम्स। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो लिखते हैं ना इसे क्या बोलते हैं, कहते हैं एसेट्स के अंदर कम से कम ये चीजें नजर आए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, व्हीकल इसके अंदर आ जाता है, फर्नीचर इसके अंदर आ जाता है, लैंड इसके अंदर आ जाता है, बिल्डिंग, प्लस करके आप किस नाम से लिख सकते हो, इनटेंजिबल एसेट है उन्हें अलग लिखेंगे, उनको उसके साथ ऐड, ये वो मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं ऐसे कम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग, इन्वेंट्री वो करंट में अलग लिखेंगे, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कम से कम फाइनेंशियल पोजीशन में ये चीजें आपने लाजमी डिस्क्लोज करनी, इनको किसी के अंदर प्लस। अब देखिए इसके अंदर पता नहीं आपने क्या क्या प्लस किया होगा, सारे नॉन करंट एसेट जो हम लिखते हैं नॉर्मली, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट सब इकट्ठे करके लिखे जा सकते हैं। फिर लाइबिलिटी में कम से कम कौन सी चीजें आनी चाहिए, ट्रेड एंड अदर पेबल अलग, बैंक लोन अलग, और टैक्स लाइबिलिटी अलग। ये पेपर में वो आ सकता है कि कौन से कम से कम मिनिमम फेस वाली चीजें बताएं, तो ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर कम से कम ये चीजें, और इक्विटी में क्या क्या आना चाहिए, टैक्स। अच्छा ये करंट टैक्स लायबिलिटी ये होती है कि हमारे ऊपर टैक्स लग गया, अभी तक हमने पे नहीं किया, तो जो पे टैक्स पेएबल होगा वो हमारी लायबिलिटी होगी। बट पॉसिबली एसेट मतलब रिफंडेबल टैक्स भी होते हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है, रिफंडेबल जो रिफंडेबल है हमारे एसेट होंगे। एसेट्स रिजर्व एट्रीब्यूटेबल टू दी ऑन, मेन कहता है रिटेन अर्निंग और केयर कैपिटल करना, तो कैपिटल और रिजर्व। तो यहां तक आपने ये 3 पेज तैयार करने हैं, 3 पेज करके तो आगे थोड़ा सा रह गया वो कल इंशाल्लाह देख लेंगे।